हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास हिंदी व्याकरण जो है लेके आई हूँ। ठीक है, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हिंदी गद्य साहित्य भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसमें जो है सबसे पहले उपन्यास को हम लोग पढ़ रहे हैं और दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वो सारी क्लासेस देख रहे होंगे। और जो अभी तो मैंने उपन्यास से संबंधित लगभग सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हल करवाए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, उसको आप 50 क्वेश्चन भी अगर ईमानदारी से जितना भी मैं बताई हूँ बिना स्किप किए देखेंगे ना, तो पूरा आपका उपन्यास जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोग को बताया हुआ है। जैसे कि अगर एक उपन्यासकार और उनकी एक रचना दी हुई है तो उससे संबंधित जितने भी उपन्यास हैं दोस्तों, मैंने वो वहाँ पे आप लोग को बताया है। साथ में अपने नोट्स के माध्यम से तो क्लास बताया ही है। और हम लोग जो है आदिकाल तो कवर कर ही चुके हैं, भक्ति काल भी हो गया है और वो सब तो दोस्तों हम लोग अपना सेकंड से पढ़ते रहेंगे। बट जो हिंदी व्याकरण है टीजीटी के एग्ज़ाम में दोस्तों, अब टीजीटी के एग्ज़ाम में तो मैंने बताया था कि हिंदी व्याकरण से अकेले के अकेले कुल मिला के 35 से 40 प्रश्न दोस्तों हिंदी व्याकरण से आते हैं। ठीक है, अब यूँ मान के चलिए कि सोचिए कितना ज़्यादा, आधा तो यहीं से आते हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर नहीं सकते। ठीक है, तो वही मैं सोची कि क्यों नहीं हिंदी व्याकरण भी क्लास हम लोग साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि हिंदी व्याकरण शुरू कर दिए तो मैं वो क्लासेस जो है डिप कर देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। और बाकी हम लोग, मैं कोशिश करूँगी दोस्तों, देखिए रेगुलर तो हिंदी व्याकरण की नहीं आएगी, लेकिन अब जैसे आज मैं वर्णमाला आप लोग को पढ़ाऊंगी, वर्णमाला की कुल 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, फिर उससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो हम लोग हल करेंगे। ठीक है, फिर एक दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद जो भी ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन होगा, संधि या समास जो भी, ठीक है, उसको लेके चलेंगे। क्योंकि दोस्तों अब इस चैनल पे सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो अब अकेले इतना सारा तो कुछ एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा ना। तो लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से लेके चलेंगे और बिल्कुल जो दोस्तों आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पूरा कोर्स कवर होगा। और जो जो जहाँ से स्कोरिंग टॉपिक है वो तो मैं पहले ही वरीता दूंगी, जैसे कि इसीलिए मैंने ग्रामर ही उठाया। ठीक है, संस्कृत भी उठा सकते थे, काव्य शास्त्र, बट वो सब इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, वो हम लोग बाद में कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी गद्य के साथ साथ और व्याकरण तो भाई ज़रूरी है ही। तो आप लोग डेली जो है दोस्तों व्याकरण पढ़िए, और जो गद्य मैं डेली पढ़ा रही हूँ वो तो है ही। और इवनिंग में जैसे मैंने बताया था, हाँ कल क्लासेस नहीं चल पाई थी, कल मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था, तो थोड़ा सा दोस्तों कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ी मेरी जो है मेरी सिस्टर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं कल डाल पाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर ही क्लास रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी व्याकरण में आता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला जो है दोस्तों, देखिए वर्णमाला बस ये जान लीजिए, समझना तो है ही, इसमें पूरी तरीके से हम तो यही कहेंगे रटना रहता है, लेकिन फिर भी अगर समझ के फिर रटेंगे तो वो ज़्यादा आसानी होगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से चलेंगे एकदम शून्य से शिखर की तरफ। अब वो चाहे जो भी लोग चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या ऑल अदर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में देखिए हिंदी स्कोरिंग रहता ही रहता है। ठीक है, और वर्णमाला से संबंधित 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग का एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 2 क्लासेस पढ़ने के बाद मेरी वर्णमाला की, ये मैं पूरी गारंटी के साथ करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला, अब ठीक है, इसकी परिभाषा से आप परिचित होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इसकी परिभाषा भी पूछ देता है। तो ठीक है, वर्ण क्या होता है दोस्तों जो ये वर्ण होता है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, वो तो हमें सुनने और बोलने के काम आती है। ठीक है, वही चीज़ अगर हम जो है लिखित रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप ध्वनि भी कर सकते हैं या वर्ण भी कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आता है। देखिए 2 प्रश्न हो चुका, एक इसकी परिभाषा से संबंधित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है,
और फिर अगला आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। ठीक, फिर आता है दोस्तों हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में जो है वर्ड कितने हैं, तो दोस्तों 52 हैं। और आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं और भी मिलते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ सेम वैसे पढ़ते रहिए आप लोग। हिंदी वर्णमाला में कितने हैं वर्ड, 52 वर्ड हैं। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला को जो है दोस्तों हम लोग दो जो है वर्गों में विभक्त करके पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर जो है दोस्तों 11 हैं। कोई लोग देखिए कमेंट मत करिएगा कि मैम 13 भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ मूल रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो स्वर हिंदी में मूल रूप से 11 हैं, व्यंजन जो है मूल रूप से 33 हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर के बारे में। ठीक है, और वैसे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि यहाँ फ्रेमिंग करके हम लोग को वर्णमाला में क्या पढ़ना है, तो इस प्रकार से आपके दिमाग में फ्रेम बन जाएगा। वर्णमाला को हम लोग किन किन आधारों पे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोग को। फ्रेम आप लोग भी ये बना लीजिएगा, पूरा जो है दोस्तों वर्णमाला इसी पे आधारित है और हम लोग को यही पढ़ना ही है। ठीक है, पहला क्या हम लोग को पढ़ना है, पहला तो भाई उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन। ठीक, फिर है दोस्तों प्राण वायु की दृष्टि से, प्राण वायु की दृष्टि से क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, फिर है दोस्तों घोष के आधार पे, घोष के आधार पे दो हैं, सघोष अघोष, सघोष और अघोष। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है अन्य में बहुत सारी और भी चीजें हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों में पढ़ने हैं हम लोगों को। एक है संयुक्त, फिर है उच्छिष्ट, इसको द्विगुण भी बोलते हैं, फिर है दोस्तों आगत, फिर अन्य में जो भी, जैसे कि अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, अन्य में जैसे कि काकल्य वर्ड, हा को जैसे बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दंतोष्ठ ये सब हैं उसमें आ जाएंगे। तो पूरा जो है वर्णमाला को हम लोग को जो है दोस्तों इसी के इर्द गिर्द ही घूमना है, इसी के इर्द गिर्द ही पढ़ना है। ठीक है, पूरा वर्णमाला इसी पे आधारित है, यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है, और तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर को, स्वर को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये सब तो पढ़ेंगे जब मैं आप लोग को व्यंजन पढ़ा दूंगी, उसके बाद हम लोग आएंगे इस पे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये फ्रेमिंग आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी। और ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। स्वर, स्वर जो है दोस्तों कितना मैंने बताया, हिंदी में जो है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ठीक है, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हुए 11 स्वर। ठीक, फिर अब स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वर जो है जैसे देखिए मतलब 11 तो है ही ये, और ये दो और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, वहाँ भी होता है कहीं, लेकिन अगर मूल रूप से पूछे तो 11 ही बताना है। ये दोस्तों स्वर में भी आते हैं, व्यंजन में भी आते हैं, तो लेकिन इनको जो है आयोगवाह कहा गया है। आयोगवाह कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में अंग आता है, विसर्ग ये अ हो गया। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और इन स्वरों को किसने आयोगवाह कहा है दोस्तों, याद रखिएगा, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी हैं, उन्होंने जो है अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि आयोगवाह कितने हैं, तो दोस्तों 2 हैं। फिर है दोस्तों ये पढ़ना है हम लोग को कि हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। ठीक है, हर्ष स्वर आते हैं पहले। हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर जो है 4 होते हैं। हर्ष स्वर जो है दोस्तों इसको लघु स्वर भी कहते हैं, अर्थात छोटा एक मात्रिक जो होता है। कितने होते हैं, 4, अ, ई, उ, री। ठीक है,
फिर अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, यह द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है। अर्थात हर्ष स्वर को बोलने के लिए जैसे कि कम मेहनत लगती है, ठीक है, एक मात्रिक होते हैं, और हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, ठीक है। ऐसे आप लोग समझिए। इसकी संख्या होती है 7। अच्छा, दीर्घ स्वर, अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो आप लोग इतना ही बताएंगे, आ, ई और उ, ठीक है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन ऐसे दीर्घ स्वर दे देगा तो 7 हैं, ठीक है, ये तीनों तो हैं ही। फिर ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। फिर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब होता है दोस्तों जुड़ा हुआ, ठीक है। दो भिन्न भिन्न स्वर जो है मिलकर एक अन्य स्वर जब बनाते हैं तो उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर की संख्या है 4। तो ये देखिए कौन कौन से हैं, ए, ओ, औ। अब ये दोस्तों इससे तो ये प्रश्न पूछता ही है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। अब ये भी पूछता है जैसे कि किन दो स्वरों से मिलकर ये जो है इनका निर्माण हुआ है, संयुक्त स्वर जो ये चारों हैं, ये भी पूछ देता है। अच्छा, आप लोग ये याद रखिएगा कि संयुक्त स्वर का जो पहला ये है ना जिससे मिलकर बना है, ये सब में अ ही है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद अधन ई मिलकर ए बन गया, अधन ए मिलकर ए बन गया, ओ बराबर अधन उ, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ये ऐसे प्रश्न आता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4। ये तो पूछता है, ये भी पूछता है कि किन दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना हुआ है। फिर अगला है दोस्तों प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर भी हमें पढ़ना है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। वैसे तो प्लुत स्वर जो है हिंदी में उसका प्रयोग नहीं होता है, उसका प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो जो प्लुत स्वर है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है। देखिए दोस्तों, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, उसको थोड़ा सुनिएगा आप लोग ध्यान से। और इसका जो है दोस्तों, यह जो है त्रिमात्रिक होता है। जैसे मैंने बताया हर्ष स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, ठीक है। और जो ये प्लुत स्वर है ये मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है, ठीक है। यह त्रिमात्रिक होते हैं। इसका एक ही उदाहरण है, ये देखिए जो ओम है ना, ये जो है प्लुत स्वर का ही उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, इतना जो है आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज ही हम लोग जो है स्वर को भी लगभग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो है हम लोग का 2 पार्ट में वर्णमाला कवर हो जाए। अब जो है दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वरों का मेन वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से। जैसे कि जीवा के आधार पर 3 भाग है ना, मध्य, अग्र, पश्च। फिर उसके बाद है मुख के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो जो है हम लोग पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अब हम लोग हिंदी में जो है स्वरों का जो वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, और मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर, वो भी जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में लगभग उम्मीद मैं यही करूँगी कि आप लोग को स्वर से संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस क्लास के बाद से। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले जीवा के आधार पर किस प्रकार से होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न जो है बहुत आता है और यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्णमाला से, ठीक है। और एग्जामिनर भी वही प्रश्न देगा जहाँ से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और बाजी वही मारता है जिसका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो दोस्तों ये पोर्शन भी आप लोग को पढ़ना है। अब चाहे जितनी बार लिख के पढ़ना हो वो पढ़िए आप लोग, ठीक है। 2-3 बार लिख लिख के रटेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर दोस्तों 3 ही भाग हैं, एक अग्र भाग है, मध्य भाग है और पश्च भाग है, ठीक है। तो पहला जो है वो अग्र भाग है, ठीक
ठीक है। अग्रभाग कैसे, जैसे कि जो भी हम जिन स्वरों का जो है वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीवा जो होती है वो आगे की तरफ थोड़ा सा जो ऊपर उठती है। अब ये परिभाषा इसकी नहीं आएगी, ठीक है, ये परिभाषा नहीं आती। अग्रभाग की परिभाषा दीजिए, अग्रभाग में कितने स्वर हैं वो तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जब हम कोई भी स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जब जीवा हमारी होती है ना आगे की तरफ जो उठती है तो वो अग्रभाग है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों कितने आते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार जीवा के आधार पर जो अग्रभाग है स्वर वो 5 है, ठीक है। संख्या भी सबका याद रखना है, वो चाहे संख्या पूछे या जो है कोई स्वर दे दे, ठीक है। 5 वो कौन कौन सा है, यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ई, बड़ी ई, री, ए और ए, ठीक है। फिर उसके बाद है मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग में जो है देखिए क्या होता है, मध्य भाग में देखिए एक ही स्वर है, कितने आराम से याद हो जाएगा, अ, ठीक है। जब उच्चारण कर रहे हैं तो ये मध्य भाग ही तो हुआ। और जो है तीसरा है जिह्वा भाग का पश्च भाग है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा जो है मुंह खुलता है। इसमें भी इसकी परिभाषा देखिए, आप परिभाषा पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बस हल्का से समझिए। परिभाषा याद करेंगे ना सब एकदम मिक्स हो जाएगा, इतना जान लीजिए। तो परिभाषा बिल्कुल नहीं भैया, बस थोड़ा सा समझने के लिए अपने हिसाब से, और बाकी तो रटना ही है। ये जो संवृत, वृत, वृतमुखी है और परिभाषा पूछता भी नहीं है, ठीक। तो पश्च भाग में जो है दोस्तों कितने आते हैं स्वर, आ, उ, ओ, औ, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी जो है 5 आते हैं। अग्र भाग में भी 5 हैं, पश्च भाग में भी 5 हैं और मध्य भाग में जो है 1 है, वह है अ, ठीक है। फिर है तीसरा स्वरों के वर्गीकरण में मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत बार, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत स्वर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है। वैसे तो ये तीनों स्थिति याद करनी है, लेकिन ये पोर्शन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो संवृत स्वर क्या है? संवृत स्वर जो है दोस्तों उसको कहते हैं जिन स्वरों को जो है उच्चारण करने में मुख थोड़ा खुलता है, यूँ कह लीजिए कि बंद ही रहता है, ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होती है इसका उच्चारण करते समय। संवृत स्वर जो है कितने हैं? संवृत स्वर हैं 5, ठीक है। अभी देखिए कितने आराम से बोलेंगे, अब आप लोग बोलिए, हाँ बोलिए। जो है देखिए ई, उ, री, ज़्यादा मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है। और फिर है दोस्तों दूसरा है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खुलता है, ठीक है। वो कौन सा है? ए और ओ, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। आप लोग संख्या भी याद करते चलिए। फिर है विवृत स्वर। विवृत स्वर जो है दोस्तों इसमें जो है जो मुख होता है ना उसका उच्चारण करते समय इस स्वर का ज़्यादा खुलता है, एक ही है वो है आ, ठीक है। यह जो है द्विमात्रिक है, तो आ जो है वो अकेले का विवृत स्वर है, ठीक है। फिर अर्धविवृत, अविवृत के अपेक्षा थोड़ा कम मुंह खुलता है। अर्धविवृत स्वर में अ, ए, औ और आ है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अब आता है होठों की स्थिति के आधार पर, 2 ही है, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर जो है दोस्तों इसमें क्या है कि जो होठ होता है वो पूरी तरीके से गोल हो जाता है बोलने पे ना, देखिए उ, ओ, औ एक ही स्थिति पे है। फिर है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर में जो दोस्तों इसमें क्या है कि मुंह पूरी तरीके से फैल जाता है बोलने में, जैसे अ, आ, ई, ए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नोट नहीं भी करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और स्वर में दोस्तों इतना ही है। स्वरों के वर्गीकरण में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे आप हाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिए या फिर जो है लो लेवल का, उससे कोई मैटर नहीं कर पड़ता है, क्योंकि पढ़ना तो भाई पूरा है। आजकल ये नहीं कि हाँ बस इस स्वर की संख्या याद कर लिए, स्वर कितने 11 वो पहचान लिए, नहीं, अंदर भी घुस के पढ़ना है, एक भी चीज़ें नहीं छोड़नी, तभी तो कंप्लीट ग्रामर तैयार होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त ही करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आप लोग के ऊपर भी प्रेशर हो जाएगा। और फिर अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो इस प्रकार से दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।